टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द गुप्ता एम्पायर। ओके, तो सबसे पहले इसके पीछे जो हिस्टोरियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझ लेते हैं। देखिए, जो आपका गुप्ता एम्पायर है वो उसका जो डेट है वो समझा जाता है अराउंड 300 सीई से लेकर के 600 सीई तक का जो पीरियड है वो ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। इस टाइम पीरियड पर ये माना जाता है कि नॉर्दर्न इंडिया में, यानी जो ऊपर का भाग है वहां पर कंट्रोल था आपका गुप्ताज का, और जो नीचे का पोर्शन है वहां पर कंट्रोल था वाकाटकास का। ठीक है, तो अब जब हमको पता है कि नॉर्दर्न इंडिया में गुप्ताज का कंट्रोल था और सदर्न इंडिया में वाकाटकास का कंट्रोल था, तो बेसिकली ये पीरियड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इवन कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस पीरियड को नाम दिया गया है गोल्डन एज। गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज भी बोलते हैं। वाई गोल्डन एज? इसी पीरियड को क्यों बोल रहे हैं? मॉडर्न पीरियड को हमने नहीं बोला, हमने शुंगा पीरियड को नहीं बोला, जबकि शुंगा पीरियड में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हमारे कंट्री ने देखे हैं। देन व्हाई ओनली दिस पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज? सो इसके पीछे जो एक गोल्डन एज जिन लोगों ने इसको नाम दिया है वो बेसिकली है नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस। नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने अगेंस्ट द इंपीरियलिस्ट व्यू, देखिए 1970s 80s की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे एक जनरल व्यू ये चल रहा था कि फर्स्ट द ब्रिटिशर्स ट्राइड टू जस्टिफाई देयर रूल। ब्रिटिशर्स ने कोशिश करी कि वो किसी भी तरीके से अपने रूल को जस्टिफाई करें, जिसका एक एग्जाम्पल है दैट रिलीजियस पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने बहुत ज़्यादा इस बात की कोशिश करी कि किसी भी तरीके से इंडिया पर जो हमारा रूल है हम उसको जस्टिफाई कर लें, और उस हिस्टोरियोग्राफी को, उस स्कूल ऑफ राइटिंग को, हिस्ट्री राइटिंग को हम बोलते हैं इंपीरियलिस्ट स्कूल, जो कि ब्रिटिश एम्पायर से जुड़ा हुआ है, उसको हम इंपीरियलिस्ट बोल देते हैं। उसके बाद में जो स्कूल ऑफ राइटिंग डेवलप होता है उसके अगेंस्ट में, उसको एक तरीके से करारा जवाब देने के लिए, वो है हमारा नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी जो है वो बेसिकली इस बात पे फोकस करती है कि जितना भी हम लिख रहे हैं उसमें हम अपने इंडियन हेरिटेज को वैल्यू दें, हम अपने इंडियन हेरिटेज को महत्वपूर्ण साबित कर सके कि इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें थी, ब्रिटिशर्स ऐसा कुछ नया नहीं लेके आए और ब्रिटिशर्स ने सिर्फ इंडियन हेरिटेज को बर्बाद किया है। ठीक है, तो ये जो व्यू है इसमें ज्यादातर जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं वो हिंदू पीरियड को बहुत ज्यादा जो तरजीह देते हैं एक तरीके से। बट हिंदू पीरियड आप कैसे, किसको कहेंगे? क्योंकि जो बेसिकली हिंदू पीरियड जैसा कुछ है नहीं हिस्ट्री में। बुद्धिस्ट रूलर्स रहे हैं, जैन रूलर्स रहे हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हिंदू रूलर्स रहे हैं, लेकिन मिक्स्ड रहा है। पर एक पीरियड हम देखते हैं मेडिवल पीरियड, जिसको आज की डेट में हम बोलते हैं, वहां पर नॉर्दर्न इंडिया में मेजरली जो कंट्रोल है वो मुस्लिम सल्तनत और मुगल रूलर्स का रहा है। ठीक है, तो बेसिकली गोल्डन एज जो बोला जाता है वो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस बोलते हैं 300 से 600 सीई तक का जो पीरियड है अप्रॉक्स, उसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो लेट्स डिस्कस the features of the Gupta Empire. So I have written down 5 features. अगर क्वेश्चन आता है कि गुप्ता एम्पायर या गुप्ता पीरियड के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं तो आप भी पॉइंटर्स बना करके लिख सकते हैं। पहला फीचर ये है कि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन है। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा हिस्सा एक सेंट्रल पावर के अंडर यूनाइटेड है। ठीक है, मतलब यूनिफाइड है। एक सेंट्रल पावर, गुप्ता पावर, नॉर्दर्न इंडिया से काफी बड़े हिस्से को कंट्रोल कर रही है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि संस्कृत लिटरेचर काफी तरक्की करती है इस पीरियड में। वो अभी हम आगे देखेंगे जब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट different textual works that came into being in this period. तीसरा पॉइंट ये है कि स्टोन स्कल्पचर्स बहुत ज्यादा इस टाइम पे प्रोग्रेस करते हैं। स्टोन स्कल्पचर्स बहुत ज्यादा देखते हैं हम कि अलग अलग स्कूल्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं और वो स्कूल्स अपने अपने स्कल्पचर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन आर्किटेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्पल आर्किटेक्चर जितना भी है वो इस टाइम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केव आर्किटेक्चर, रॉक कट आर्किटेक्चर भी इस टाइम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबको हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। एंड द फिफ्थ पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये माना जाता था, ये बिलीव था कि इस टाइम पे ये जो इतनी तरक्की हो रही है इसका एकमात्र कारण जो है वो है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल हार्मनी, यानी
इस टाइम पे सुकून है समाज के अंदर, और सुकून होने की वजह से ही इतने सारी चीज़ों में एक तरीके से आप कह सकते हैं ग्रोथ हो पा रही है। अदरवाइज जहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती वहाँ पर इन चीज़ों का ग्रो होना भी पॉसिबल नहीं होता। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट दी डिफरेंट फीचर्स अबाउट इन डिटेल, दी सोर्सेस इन डिटेल, जैसे कि इंस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ मिले हैं, कॉइन्स क्या कहते हैं, लिटरेरी सोर्सेस क्या कहते हैं, मेडिसिनल नॉलेज क्या थी उस टाइम पीरियड पर, ठीक है। पॉलिटिकल हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।